जी अस्सलाम वालेकुम। C56 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 30, टॉपिक ISA 550। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। 550 किससे रिलेट करता है? रिलेटेड पार्टी से। हमारे लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि अमूमी तौर पर रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन होती है वो मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं होती। एक प्रॉब्लम तो ये होती है, इसमें रिस्क फ्रॉड है। इसी वजह से ज़ाहिर है मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं होगी तो रिस्क फ्रॉड होगा। सीईओ अपने भाई को एक गाड़ी जो है 10 लाख वाली है वो 2 लाख में बेच देगा, तो ये बेसिकली फ्रॉड है शेयर होल्डर्स के साथ कि उनका पैसा जो है वो गलत इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा ही है। अब हमने एज एडिटर एक तो इस वजह से रिलेटेड पार्टीज में इंटरेस्टेड होते हैं हम। दूसरा इंटरेस्टेड होने की रीजन होती है क्योंकि अमूमी तौर पे जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये स्पेसिफिकली रिक्वायर करते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है। तो हमने ये भी इंश्योर करना है कि वो प्रॉपर्ली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज हुई है कि नहीं। ठीक है जी, चल पड़ा बस ठीक। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको स्टार्ट किया था। आज आइए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको वो कंसेप्ट में सिखा रहा है रिलेटेड पार्टीज होती कौन कौन सी है, कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है। देखिए एक डेफिनेशन लॉ ने हमें दी हुई है, वो लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। जो हमारी ऑडिट में कंसेप्ट होता है रिलेटेड पार्टी का बेस वो लीगल डेफिनेशन पे कर रहा है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई किया ताकि केस स्टडी के अंदर आपको रिलेटेड पार्टी पहचानने में आसानी हो। तो रिलेटेड पार्टी में कौन कौन सी पार्टीज आती हैं ये बताया था। एसोसिएटेड कंपनी सारी आती हैं, डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं और इन डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव के रिलेटिव्स भी आते हैं। ठीक है, और उन रिलेटिव की अगर कोई कंपनी है वो भी रिलेटेड पार्टी है। थोड़ी वाइडर डेफिनेशन है। एसोसिएटेड कंपनीज में चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी और इनके रिलेटिव्स में। ठीक है, ये उसने हमें एग्जांपल ऑफ रिलेटेड पार्टी बताई है। फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बता रहा है क्या क्या हो सकती है। रिलेटेड पार्टीज के साथ सेल परचेज की ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, सर्विसेज की, गुड्स भी सेल परचेज हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती है, और लोन या गारंटी या रीपेमेंट ऑफ लोन भी हो सकती है। कोई लोन दिया, गारंटी दी, ये भी हो सकता है। ठीक है, अमूमी तौर पर असूल सुनिएगा। इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में या तो ये ट्रांजैक्शन होंगी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की या ट्रांजैक्शन होगी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की। जैसे इसमें अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कौन सी या कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपको लग रहा है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की है, बताएं। पहली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सेल और परचेज ऑफ एसेट रूटीन का काम है, कंपनी का सेल परचेज करती रहती है रूटीन। रिसीविंग आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज जैसे कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सर्विसेज, ये भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। गिविंग और ऑब्टेनिंग लोन, ये आउटसाइड। एग्रीड। ठीक है, ट्रांजैक्शन पता चल गया, लेकिन आपने केस स्टडी में पहचानना होता है ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं। पहली चीज नेचर, अगर नेचर अनयूजुअल है ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जैसे ये। दूसरा सुने, ये जो ऐसी ट्रांजैक्शन जिनकी नेचर रूटीन की है वो से सुनेगा ये कंसेप्ट, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन नॉन रूटीन है, तो वो भी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाएगी। यानी इसका मतलब है कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं, आपने नेचर भी देखना है, टर्म्स एंड कंडीशन भी देखना है। एक चीज भी अनयूजुअल हुई, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाएगी। जैसे रूटीन की सेल की ट्रांजैक्शन नॉर्मल है, लेकिन अगर इसमें अनयूजुअली हाई क्रेडिट पीरियड दे दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगी। नॉर्मली राइट टू रिटर्न सेल करे, राइट टू रिटर्न नहीं देते, किसी एक पार्टी को सेल की राइट टू रिटर्न दे दिया। अब हालांकि ये बाय नेचर सेल ही की ट्रांजैक्शन है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है, रूटीन से हटके हैं, इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे ये ना आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये बात समझ आ गई। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने बता दिया रिलेटेड पार्टी क्या होती है, एग्जाम में पहचान लें। फिर ट्रांजैक्शन क्या है, एग्जाम में पहचान लें। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन से हमने ये पता लगाना होता है कि ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है क्यों हाई है, ये मैंने आपको बता दिया रिस्क क्यों हाई होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में। मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करना है। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की दो रिस्पांसिबिलिटीज है। नंबर 1, अगर फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट है ना रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करने की, तो ये इंश्योर करना है। नंबर 2, अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी है फिर भी रिलेटेड पार्टी के ऊपर वर्क करना है। ये अजीब पॉइंट स्टैंडर्ड खुद मानता है, ये अजीब पॉइंट है क्या कि आईएफआर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई कोई नहीं करना, डिस्क्लोज भी कोई नहीं करना। क्यों नहीं करना? लेकिन मैनेजमेंट ने कुछ नहीं करना क्योंकि फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट, ऑडिटर ने फिर भी करना है। रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई क्यों करना है? एक तो रीजन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर करते हैं, वो क्यों करते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर? क्योंकि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सही तरीके से आइडेंटिफाई डिस्क्लोज उनके ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं तो उसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड है। रिस्क ऑफ, एक है रिस्क ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के साथ, एक है रिस्क ऑफ फ्रॉड। रिस्क ऑफ फ्रॉड स्टिल मौजूद रहता है। डन जी। तो इसका मतलब है हमने हर हाल में रिलेटेड पार्टी के ऊपर वर्क करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करना है, मैनेजमेंट चाहे कर रही हो चाहे ना कर रही हो। ये बात समझ आ गई रिस्पांसिबिलिटी में? तो इसमें बताइए मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा? डन।
आइडियल प्रोसीजर एसोसिएटेड विद रिलेटेड पार्टीज। ये प्रोसीजर है, दो बड़ी कैटेगरी, एक है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, गौर से सुनेगा ये, और एक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म करना जिससे हमें रिलेटेड पार्टीज और रिलेटेड पार्टी के साथ जुड़े हुए रिस्क आइडेंटिफाई कर सकें। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? रिलेटेड पार्टी वाले टॉपिक में क्या मकसद है? ऐसे प्रोसीजर जिनसे हम रिलेटेड पार्टीज और रिलेटेड पार्टी से जुड़े हुए रिस्क आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसीलिए इनको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को यह भी कहते हैं प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी। लेकिन याद रखिए ये प्रोसीजर्स रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हैं, रिस्क को एड्रेस करने के लिए नहीं है। रिलेटेड पार्टी के हवाले से जो रिस्क होंगे इनको एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर वो कौन से हैं? वो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये है रिस्क आइडेंटिफाई होने के बाद। और ये कौन से हैं? रिस्क असेसमेंट, रिस्क आइडेंटिफाई होने से पहले, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कह रहा है? अच्छा ये रूटीन के प्रोसीजर, या पढ़ते जाएंगे समझ आती जाएगी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे हैं इंक्वायरी करेंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे बताओ रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है। तुम सारा साल बैठे रहते हो, काम करते हो, तुम्हें ज्यादा बेहतर पता होगा, हम तो ढूंढ ही लेंगे, तुम बताओ तुमने कोई ढूंढी हुई है तो हमें बता दो। डन। इंक्वायरी मैनेजमेंट से करेंगे और मैनेजमेंट एंड अदर से करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स क्या। अच्छा ये है कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है, ये इंक्वायरी करनी है। ये कौन सी इंक्वायरी है? रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कंट्रोल्स कौन कौन से हैं ये बताओ। रिलेटेड पार्टी के हवाले से कंट्रोल्स क्यों अहम है? वो इसलिए नॉर्मल पूरे स्टैंडर्ड में जितने भी स्टैंडर्ड है, एक या दो जगहों के अलावा ये कंसेप्ट कहीं पे नहीं है। कंसेप्ट कौन सा जो आपको बताने लगा हूं? अमूमी तौर पे जो रिपोर्ट पे ओपिनियन मॉडिफाई होता है वो दो रीजन की वजह से होता है। नंबर 1 मिस स्टेटमेंट, शाबाश। नंबर 2 स्कोप लिमिट। लेकिन पूरे स्टैंडर्ड में दो तीन ऐसी सिचुएशन भी, रेयर सिचुएशन है जिनमें मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन के अलावा भी ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है। उनमें से एक सिचुएशन 705 ने डिस्कस की है कोई स्टूडेंट जो बता सकता हो जिसने 705 को पढ़ा हो? बताइए। मल्टीपल अनसर्टेनिटीज, ये सुना आपने कहीं पढ़ा 705 में? मल्टीपल अनसर्टेनिटीज के केस में डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया जा सकता है। दूसरी एग्जांपल भी सुन ले। अमूमी तौर पे कंट्रोल्स वीक होते हैं ना, कभी भी रिपोर्ट को इंपैक्ट नहीं करते, ओपिनियन को इंपैक्ट नहीं करते। हम मैनेजमेंट लेटर फिक्स थे, लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के कंट्रोल्स को अगर हम अंडरस्टैंड करें और हमें पता चले कि ये वीक है, सीधी सीधी स्कोप लिमिटेशन। क्यों? रीजन सुने। कहते हैं रिलेटेड पार्टी ही इतनी ज्यादा होती हैं बाज़ औक़ात, और अगर दो चार भी हो ना तो उनके साथ ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा होती हैं, अमूमी तौर पे जनरली बात कर रहा हूं, कि आप एक एक करके ऑडिटर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे एविडेंस ऑब्टेन कर ही नहीं सकता। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि आप सैंपल सेलेक्ट करके एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। कंट्रोल्स को वेरीफाई करना जरूरी है। कंट्रोल्स वीक हुए तो आप रिलेटेड पार्टी की कंप्लीटनेस को इंश्योर कर ही नहीं सकते। इसीलिए रिलेटेड पार्टी में याद रखिए खास तौर पे कंट्रोल्स बहुत अहम है। और रेयर सिचुएशन है क्या कि कंट्रोल्स वीक हुए, मॉडिफाइड ओपिनियन। कंट्रोल्स वीक ओवर रिलेटेड पार्टी इज इक्वल टू स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन इज इक्वल टू, ये बात समझे है ना जी? बात 705 की बजाहिर लग रहा है वायलेशन हो रही है, क्योंकि 705 तो कहता है मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन पे होगी। इसीलिए कंट्रोल्स खास आगे चल के बताएगा, ये मैं अभी आपको बात बता दी कि कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग क्यों ऑब्टेन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अहम है रिलेटेड पार्टी के वाले से। जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होना, वहां पे कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना, टेस्ट करना लाजिम होता है, हमारे फर्म में जब ट्रेनिंग चल रही थी, क्लाइंट था हमारा पीटीसीएल। उस जमाने में तो पता नहीं क्या हालात है, उस जमाने में लोग घर फोन सेट लगाते होते थे, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर और हर महीने बिल जनरेट होता था। अब बताइए क्या एज ऑडिटर हम सैंपल बेस पे ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर सकते थे? नहीं। हम 10,000 ट्रांजैक्शन का सैंपल भी सिलेक्ट कर लेते ना, वैसे तो ऐसा कभी, कम से कम मैंने तो नहीं कभी सिलेक्ट किया, फिर भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? तो छोटी छोटी बहुत सी ट्रांजैक्शन थे। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करना होता था? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सेल्स को वेरीफाई करने के लिए फिर उनके कंट्रोल्स को टेस्ट लाजमी किया जाता था। ये कॉल जब लगती है तो फिर कब से रिकॉर्डिंग शुरू होती है, वो उधर ये भी होता था 5 मिनट तक अलग रेट है, फिर उसके बाद 5 मिनट से ज्यादा कॉल होती है, पुराने जमाने की बात है। वो फिर हम कंट्रोल टेस्ट किया करते थे। तो जब ट्रांजैक्शन न्यूमरस हो ना, तो आप सैंपल की बेस पे एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत छोटा सा अमाउंट कवर होती है। इस सूरत में हमारे ऊपर लाजिम क्या हो जाता है? लाजिम टेस्ट ऑफ। रिलेटेड पार्टी में भी यही कंसेप्ट है। फिर करें इंस्पेक्शन करें, हाँ ठीक है जी, कुछ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करके रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो सकती है। कोई बता सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड होगा जिससे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो सकती है? कौन सा डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड होगा? कौन सा? एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे और
मेंबर्स का रजिस्टर, शाबाश, और बैंक कंफर्मेशन, लीगल कंफर्मेशन वगैरह वगैरह, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स उसने बताई हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। इसमें से आधी डॉक्यूमेंट्स भी आपको याद रहेगी तो काम चल जाएगा, वरना आपको एग्जाम में पता तो होगा, स्टैंडर्ड साथ लेके जाना है आपने कि ये हमारा किस टॉपिक में से। अच्छा, ये वाली जो एग्जांपल्स है ना, ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ये एग्जांपल्स है, ये आप स्टारिक मार्क कर लें, स्टार लगा लें, टिक कर लें, ये आपने लाजमी पढ़नी है। ये ट्रांजैक्शन जहां आ गई डायरेक्ट आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वो ट्रांजैक्शन है जो कि स्टैंडर्ड ने खुद बताई है। इक्विटी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन विद ऑफशोर एंटिटीज, प्रॉपर्टी और सर्विस विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन भी उसने कंसेप्ट टच किया है एक स्टडी में, अनयूजुअल लार्ज डिस्काउंट और रिटर्न्स वगैरह, ठीक है। और ये है रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। रिलेटेड पार्टी को तो सिंपल रिलेटेड पार्टी को तो रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट, जो कि कंप्लीट कंट्रोल रखती हो कंपनी के ऊपर, जिसकी ट्रांजैक्शन को नॉर्मली तौर पे दूसरे लोग रिव्यू नहीं करते। ये उसने उसकी कुछ निशानियां बताई, ये रिस्क फ्रॉड होता है हमारा। और याद रखे एज ऑडिटर, अगर कंपनी के अंदर कोई ऐसा ना रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, यानी जो फाउंडर है करंट अभी भी कंपनी को मैनेज कर रहा है, सारी पावर उसके पास है, डिसीजन मेकिंग फैसले उसके पास जाते हैं, वो जो फैसला कर ले दूसरे कोई लोग उसको रिव्यू नहीं करते, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी पर्सन में हो ना, इंडिविजुअल में, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। कुछ लोग गलत कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं कि शायद होल्डिंग कंपनी रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, ऐसा नहीं, ये उमूमी तौर पे इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ ट्रांजैक्शन को हमने खास तौर पे इवैल्यूएट करना, आज चाहे मजे की थी, गलत, इनके साथ जो खास तौर पे ट्रांजैक्शन को हमने इवैल्यूएट, किसके साथ, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। चलिए आगे चलते हैं हम। इस वाले बॉक्स में खास तौर पे जो एग्जैक्ट केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वो आपकी ये एग्जाम इनमें से केस बना सकता है। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन आ गई एग्जाम में, फौरन और कोई रिस्क राइज होता हो या ना होता हो, एक रिस्क लाजमी राइज हो जाएगा, कौन सा, कौन सा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन याद रखें कंप्लीट लिस्ट नहीं है, और ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे वो इनके अंदर घूमेगा। इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल्स, कहता है रिलेटेड पार्टी पे कौन कौन से कंट्रोल्स हो सकते हैं, हमने भाई रिलेटेड पार्टी कंट्रोल्स अहम है कि नहीं, कौन कौन से कंट्रोल्स हो सकते हैं, हमें तो एक ही याद है, क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे, एक ही कंट्रोल याद है ना हमें, क्या कुछ और कंट्रोल भी हो सकते हैं, यस, आइए देखते हैं। कहता है कोड ऑफ कंडक्ट टू एंटर इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हैज बीन डेवलप्ड, कम्युनिकेटेड एंड एनफोर्स्ड, कि डायरेक्टर्स ने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई, भाई अप्रूवल तो तब देंगे ना जब रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर तक पहुंचेगी, अगर मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं की तो मुश्किल है। तो पहले नंबर पे ट्रेनिंग दे रहे हैं डायरेक्टर्स मैनेजमेंट को, ठीक है भाई, आपके लिए भी है, मैं नहीं कर सकता, तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या कह रहा है, डायरेक्टर्स मैनेजमेंट को सिखा रहे हैं, मैनेजमेंट जो रिलेटेड पार्टीज आएगी आपने आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, और हमें कम्युनिकेट करनी है। ये कोड ऑफ कंडक्ट बता दिया, जिम्मेदारियां लगा दी हर एक, असाइन नहीं, जिम्मेदारियां दूसरे पे कह रहा है, पहले में उसने एक बता दिया, जैसे मैनुअल क्रिएट कर दिया और उस मैनुअल रूल एंड रेगुलेशन में बता दिया कि ये रिलेटेड पार्टी होती है, ये आइडेंटिफाई करना है आपने, इस तरीके से कम्युनिकेट करना। फिर असाइनमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी विद इन द एंटिटी टू आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड एंड डिस्क्लोज, ये स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी भी लगा दी, भाई ये बंदा आइडेंटिफाई करेगा, ये बंदा रिकॉर्डिंग करने वाला है और ये और डिस्क्लोजर वाला, और हम लोग अप्रूव करेंगे। पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शन, अगर किसी भी मैनेजरियल एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है या इवन डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो वो कैसे डिस्क्लोज करेगा, उसके सेट प्रोसीजर होने चाहिए, ये लॉ की रिक्वायरमेंट भी है। अगर ये स्टेप नहीं ना करते, ये वाला स्टेप, तो ना सिर्फ ये कि कंट्रोल्स वीक होंगे बल्कि लॉ की भी वायलेशन होगी। आप वो कंपनी लॉ में पढ़ते होंगे, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट था, उसके साथ एक और कंसेप्ट था कि अगर किसी ऑफिसर का इंटरेस्ट है ना, उसने भी डिस्क्लोज करना है, एग्रीड। फिर क्लियर गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर और डिस्कशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कह रहा है ये खास तौर पे जो ट्रांजैक्शन है इनको ध्यान से देखना है, इवैल्यूएट करना है। पीरियोडिक रिव्यू बाय इंटरनल फंक्शन, इंटरनल फंक्शन ट्रांजैक्शन को पीरियोडिकली रिव्यू कर रहा हो। एग्जिस्टेंस ऑफ विसल ब्लोइंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर, विसल ब्लोइंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या होते हैं, क्या होते हैं विसल, ये तो विसल विसल है, विद इन द कंपनी क्या है, जागते रहना, नहीं हमारे पे भी रहना, खुद भी जागते रहना। कंपनी के अंदर देखें, अमूमी तब एक दफा एक रिसर्च हुई, उसमें बताया गया फ्रॉड आइडेंटिफाई कैसे होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर ने जो फ्रॉड आइडेंटिफाई किए वो तीसरे नंबर पे था। दूसरे नंबर पे गैस कीजिए फ्रॉड कैसे आइडेंटिफाई हुए, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किए। यानी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ज्यादा फ्रॉड आइडेंटिफाई कर रहा है, रिसर्च हमें बताती है एक्सटर्नल ऑडिटर की निस्बत। और वैसे भी हमारी तो स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं होती है, एक वजह ये भी है हम सैंपल बेस पे काम करते हैं, हम 100% काम करते हैं। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा रीजन, बड़ी रीजन क्या फ्रॉड आइडेंटिफाई होने की, एम्प्लॉइज। यहां तो फ्रॉड करने वाला में से कोई मुखबिरी कर देता है, या जो बंदा फ्रॉड कर रहा होता है उसके आसपास दूसरे लोग होते हैं ना जो जलते हैं,
किसी की नई गाड़ी आई कहते हैं यार ये हाँ इसकी भी उतनी जितनी हमारी चक्कर के, और याद रखें उन इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को अंदाजा हो जाता है। वो लोगों कंपनी के अंदर ऐसे पॉलिसी एंड प्रोसीजर होने चाहिए कि अगर इस तरह के कोई इश्यूज हैं वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर सके, इसे कहते हैं विसल ब्लोइंग प्रोसीजर्स। ठीक है, ये जैसे सजेशन बॉक्सेस वगैरह होते हैं, कंप्लेंट बॉक्सेस वगैरह, आप ईमेल शेयर सेंड कर सकते हैं अननोन न्यू एड्रेस से। विसल ब्लोइंग प्रोसीजर का मतलब क्या है, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अनएथिकल इलीगल एक्टिविटी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी देखें तो हायर लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें, इसे कहते हैं विसल ब्लोइंग प्रोसीजर। लेकिन प्रैक्टिस में आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जब कभी आप अगर विसल ब्लो कर रहे हैं ना, आपने आइडेंटिफिकेशन अपनी छुपानी है, वरना दूसरा बंदा जाए या ना जाए, आप कंपनी से गए विसल ब्लो करने वाले। विसल ब्लोइंग प्रोसीजर में सबसे बड़ी रुकावट यही होती है कि थ्रेट होता है कि अगर हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है वो सामने आ गई तो फिर नहीं छोड़ेंगे। कच्चे के डाकुओं के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगा 1 करोड़ रुपया इनाम पाएगा, है? तो अगर व्हाट्सएप वो इंफॉर्मेशन शेयर होगी किसी और के साथ तो करोड़ मिले ना मिले, जिसने रिपोर्ट किया था बंदा गया, सही है ना। यह है विसल ब्लोइंग प्रोसीजर की इफेक्टिवनेस में एक अहम एलिमेंट। बहरहाल कंट्रोल समझ आ गए, इम्प्लीकेशन रिपोर्ट में समझ, ये खास तौर पे कंट्रोल्स क्यों बता रहा है रिलेटेड पार्टी के, खास तौर पे रिलेटेड पार्टी के कंट्रोल्स क्यों बता रहा है, हाँ क्योंकि नहीं तो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट है। अच्छा, अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर में 4 मैंने आपको इंडिकेट किए थे रिस्क हैं। पहला रिस्क क्या, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट। ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर ली, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया कि मैनेजमेंट ने बताया। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में इंडिकेशन होगी, क्लियर नहीं होगा, इशारा होगा, जैसे होता ना अपॉइंटेड ऑडिटर अपॉइंटेड, इशारा था कि इनिशियल ऑडिट है, क्लियर उसी था क्या, ऑडिट सीनियर आइडेंटिफाइड, इट वाज नोटेड बाय ऑडिट टीम। इस तरह के अल्फाज से क्या पता चल रहा है, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई। तो ये प्रोसीजर एक दफा पढ़ के बताएं, आसान है। क्या ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीम को, उनसे कहेगा रिस्क बढ़ा ले इस एरिया में, मैनेजमेंट से कहेगा सारी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करें, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, वगैरह वगैरह। क्लियर, इनमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है, आपने इसको समझ लेना है, याद करने की जरूरत नहीं। 2-3 जो लॉजिकल प्रोसीजर हुए वो ज़हन में बिठा लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत याद करने की, स्टैंडर्ड आपके पास, लेकिन अगर कर सके तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में हत्तुल इम्कान कोशिश हम ये करेंगे कि स्टैंडर्ड को खोलने की जरूरत ना पड़े, उसमें टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो हमने कोशिश करनी है स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी क्रिएट ना हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट, देयर इज सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अभी हमने कुछ ट्रांजैक्शन पढ़ी, वो एक ट्रांजैक्शन बता दे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। लोन देना, शाबाश, कोई फिक्स एसेट उन्होंने कहा लॉस पे बेचना, चले ये भी हम मान लेते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। विदाउट कंसिडरेशन कोई डील करना, ये चीज बार्टर सिस्टम ट्रांजैक्शन है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर इफ मैनेजमेंट, अच्छा उसमें क्या करना है, उसमें आपने देखना है, रीजनिंग पूछनी है मैनेजमेंट से, क्यों ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की। अगर उसमें कोई रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिस्क ऑफ फ्रॉड होगा। क्या करना है, अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स देखना है। अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सेल की ट्रांजैक्शन है, सेल एग्रीमेंट होगा, परचेज की ट्रांजैक्शन है, परचेज एग्रीमेंट होगा, लोन की ट्रांजैक्शन है, लोन एग्रीमेंट होगा, वो जो भी ट्रांजैक्शन उस लिहाज से। तो केस स्टडी में अगर वो आपको कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट या एग्जांपल बता देना ट्रांजैक्शन क्या है, आपने फिर उस ट्रांजैक्शन के लिहाज से अपने प्रोसीजर स्पेसिफिक कर देने हैं। ये तो जनरल प्रोसीजर है ना, कॉन्ट्रैक्ट देखो, उसको पढ़ो, देखो उसमें जो एक्सप्लेनेशन या रीजनिंग या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है वो मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन के मुताबिक है, जो मैनेजमेंट ने बोला वही इधर लिखा हुआ है। ये तो नहीं मैनेजमेंट ने किसी और पर्पस के लिए बोला लोन देना है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई और पर्पस लिखा हुआ है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन मार्केट के साथ होनी चाहिए, रीजनेबल वगैरह वगैरह। ठीक है, ऑब्टेन एविडेंस ऑफ एप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन ऑफ सच ट्रांजैक्शन, ऑथराइजेशन यानी अप्रूवल, अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर, ये तो हमारे केस में देखते हैं। तीसरा रिस्क, इफ मैनेजमेंट स्टेट्स इन फाइनेंशियल में ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी आर ऑन आर्म लेंथ बेसिस। अच्छा वैसे तो हम नॉर्मली ये हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में चेक करते ही हैं कि आर्म लेंथ बेसिस पे है कि नहीं। क्यों करते हैं चेक, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं है तो उसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड का खतरा है कि फ्रॉड हो रहा होगा। आर्म लेंथ बेसिस का मतलब ये ना 10 लाख की चीज 15 लाख में या 5 लाख में डील कर ली, खरीदना है तो 10 की चीज 15 में कर ली डील, फ्रॉड, बेचना है तो 10 की चीज 5 में बेच दी, ये भी फ्रॉड। तो नॉर्मल तो हम देखते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लियरली लिखा हो ना कि ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज आर ऑन आर्म लेंथ बेसिस, फिर हमारे ऊपर लाजिम हो जाता है कि हमने खास तौर पे इससे रिलेटेड डिटेल्ड प्रोसीजर लिखने हैं। क्या कि देखेंगे, चलो obtain एविडेंस वेदर प्राइस एज वेल एज अदर टर्म्स एंड कंडीशन आर आर्म लेंथ बेसिस। मैनेजमेंट की सपोर्ट क्या हो सकती है, कंपेयरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विद ओपन मार्केट और विद अनरिलेटेड पार्टी, और यहां एंगेजिंग एक्सपर्ट्स टू वैल्यूएट ट्रांजैक्शन। ठीक है, और मैनेजमेंट ने इनमें से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट की है, ये वाली या ये वाली या इवन ये भी है, ट्रांजैक्शन को ओपन मार्केट की ट्रांजैक्शन यानी अनरिलेटेड पार्टी के साथ कंपेयर करना, ये अलग स्टेप है, और
जो रिलेटेड पार्टी आर विद अदर अनरिलेटेड पार्टी, उसके साथ कंपेयर करना अलग है। एक्सपर्ट को भी वैल्यूएट कर सकते हैं। तो जो भी उस मैनेजमेंट ने ऑप्शन सेलेक्ट किया, ये वाली है ये वाली, उससे रिलेटेड हमने देखना है मैनेजमेंट का प्रोसेस एप्रोप्रिएट है। यानी अगर याद रखे ओपन मार्केट एग्जिस्ट करती हो ना, तो फिर हमने जाके ओपन मार्केट से ही कंफर्म करवाना है आर्म लेंथ बेसिस है कि नहीं। और अगर ओपन मार्केट नहीं है तो फिर मैनेजमेंट ने अपनी रिलेटेड पार्टी को अपनी ही अनरिलेटेड पार्टी के साथ कंपेयर करवाना है। और अगर एक्सट्रीम केसेस में कुछ ट्रांजैक्शन यूनिक होती हैं, वो हम बाकी किसी और पार्टी के साथ नहीं कर रहे होते, सिर्फ एक ही पार्टी के साथ हो सकता है कर रहे हो, इस सूरत में एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है अगर वो ट्रांजैक्शन यूनिक नेचर की है। इसमें हमने मैनेजमेंट का प्रोसेस कौन सा फॉलो किया, उसमें जो डाटा यूज किया, अजम्पशन यूज हुई, वो वैल्यूएट करेंगे। डाटा और अजम्पशन, मैनेजमेंट जो भी कैलकुलेशन करती है ना, हमने जब उसको वेरीफाई करना है, दो चीजें अहम है, याद रखिए, लाजमी आपके सोल्यूशन में होनी चाहिए। मैनेजमेंट की जो भी वर्किंग होगी, जब हमने उसको चेक करना है ना, चाहे वो इंपेयरमेंट की वर्किंग हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन की वर्किंग हो, चाहे वो कैश फ्लो फॉर कॉस्ट ऑफ फ्यूचर के, दो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं हम। डाटा क्या यूज किया, उसकी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, और दूसरा अजम्पशन, वो रीजनेबल है या नहीं। ये दो चीजें अक्सर आएगी, डाटा और अजम्पशन। इसमें भी देखें, ये डाटा को अंडरलाइन करें, सोर्स डाटा और अजम्पशंस, ये चेक करना है जी। अच्छा, वो कह रहे थे जब कंट्रोल्स वीक होंगे तो स्कोप लिमिटेशन है, लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई या डिस्क्लोज नहीं किया, ये मिस स्टेटमेंट होगी। रिलेटेड पार्टी के टॉपिक में इसका मतलब है मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, स्कोप लिमिटेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट, मटेरियलिटी के बारे में क्या कह रहा है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मटेरियल है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज का मतलब क्या, स्मॉल मिस स्टेटमेंट भी रिलेटेड पार्टी की है अगर तो इफ एप्लीकेबल ऑफ नेचर। फिर उसके बाद रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है हमने, ये आईएसए 580 में कंप्लीट लिस्ट आएगी। अभी तो आप डिफरेंट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं ना, कि इस स्टैंडर्ड में ये रिटन रिप्रेजेंटेशन, इस स्टैंडर्ड में ये रिटन रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले कोई पढ़ी है रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी मैनेजमेंट से? पढ़ा ये कंसेप्ट कहीं पे किसी स्टैंडर्ड में? नहीं पढ़ा। रिटन रिप्रेजेंटेशन होता क्या है भैया? रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है? कंफर्मेशन लेटर क्या होता है? मेरा भाई बता, कंफर्मेशन लेटर क्या होता है? अच्छा, कंफर्मेशन तो बता दिए, तो आसान है, 505 पढ़ा भी हुआ है। रिटर्न इंफॉर्मेशन किससे? थर्ड पार्टी से। कंफर्मेशन लेटर पूछो थर्ड पार्टी से। और अगर वो वही इंफॉर्मेशन आप मैनेजमेंट से ऑब्टेन करें, वो रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। रिप्रेजेंट जो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये इंक्वायरी की एक स्पेशल टाइप समझे इसको। रिटर्न इंक्वायरी की स्पेशल टाइप। इंक्वायरी वर्बल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, ये समझे रिटर्न इंक्वायरी है। लेकिन कौन सी? जो एट द एंड ऑफ द ऑडिट लेते हैं। किससे? सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट से, ठीक है। किसी अकाउंटेंट से, लोअर लेवल में जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनसे जब आप इंफॉर्मेशन लेंगे ना, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगी। टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो इंफॉर्मेशन लेंगे, वो रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। लोअर लेवल से वो इंक्वायरी ही कहलाएगी। तो बहरहाल रिप्रेजेंटेशन स्पेशल टाइप है इंक्वायरी की, ये बात समझ आती है। तो कहता है रिलेटेड पार्टी के हवाले से क्या मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेंगे? दो, नंबर 1 हमें ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दी सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दी। कम्युनिकेशन में दो चाबी को, अच्छा इसको भी अंडरलाइन, ये स्टडी मार्कर, पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये अहम कांसेप्ट है, हालांकि टेस्ट अमूमी तौर पे नहीं होता ये। आपको याद है हमने आईएसए 260 265 में एक टाइप ऑफ केस स्टडी की थी, क्या है? किस कौन से मैटर्स मैनेजमेंट को बताने हैं, कौन से मैटर्स डायरेक्टर्स को बताने हैं? दोनों कॉमन तो नहीं होते ना। तो रिलेटेड पार्टी के हवाले से वो कह रहा है डायरेक्टर्स को कौन कौन सी से कम्युनिकेट करनी है। जरा गौर से सुने, हर रिलेटेड पार्टी कम्युनिकेट नहीं करनी। पहली चीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई, मैनेजमेंट ने हमें नहीं बताई, तो हो सकता है डायरेक्टर को भी ना बताई हो, फ्रॉड कर रहे हैं अगर। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विदाउट प्रॉपर अप्रूवल, ऐसी ट्रांजैक्शन जिनकी अप्रूवल नहीं ली, तो हम बता देंगे। याद रखें, मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को एक ना समझे। बात बात मैनेजमेंट डायरेक्टर के साथ भी गेम कर रही होती है। सीईओ सीएफओ अपने रिलेटिव के साथ ओवर प्राइसिंग के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, डायरेक्टर को पता भी नहीं होता। डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट ऑन काउंटिंग फॉर एंड डिस्क्लोजर। मैनेजमेंट कह रही है कि जी इसकी काउंटिंग, हमने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है तो क्या हुआ, 50 मिलियन का लोन दिया, 50 मिलियन भी रिकॉर्ड होगा। हमने कहा नहीं प्रेजेंट वैल्यू होगा, डिसएग्रीमेंट आ गया। हमने कहा ये रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज होगी, मैनेजमेंट ने कहा नहीं होगी, डिसएग्रीमेंट आ गया, कम्युनिकेट करना है। हालांकि ये मिस स्टेटमेंट भी होगी, और आईएसए 705 के मुताबिक भी इसको डिस्क्लोज करना होगा, हमने कम्युनिकेट करना होगा डायरेक्टर्स को। लेकिन चूंकि ये मिस स्टेटमेंट का ताल्लुक रिलेटेड पार्टी से है, इसलिए उसने यहां पे भी एग्जांपल इंक्लूड कर दी। और नेक्स्ट, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी के बारे में लीगल रिलेटेड पार्टी क्या है, ये डेफिनेशन कैफ 7 कंपनी लॉ में पढ़ी होगी आपने। इसके हवाले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पॉलिसी डिसाइड करनी है, कम्युनिकेट करनी है पॉलिसी, ये भी लीगल रिक्वायरमेंट है। चूंकि रिलेटेड पार्टी के ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स भी है, इसलिए उनकी वायलेशन है, हमने वो भी कम्युनिकेट करनी है। अब अगेन ये वाला इशू आईएसए 260 के मुताबिक भी हमने कम्युनिकेट करना होगा, वो भी तो कहता है ये नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन 260 में डिस्कस हुआ, किधर डिस्कस हुआ है? 260 में हुआ ना, 260 में भी। और ये कौन सा 260 नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, कौन सा स्टैंडर्ड? 250 आईएसए 250 है ना, पढ़ा हुआ है कि नहीं हमने? पढ़ा हुआ है। ये कब पढ़ लिया हमने?
ISA 250 पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा? नहीं पता? नहीं पता तो मतलब नहीं पढ़ा, नहीं पता ही नहीं आपको पढ़ा कि नहीं। 250 नॉन कंप्लायंस, हालांकि ये नॉन कंप्लायंस में लॉज एंड रेगुलेशन 2 4 गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है, ये 250 में भी है, लेकिन यहां पे क्यों है फिर? रिलेटेड पार्टी के हवाले से। डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है? नेम्स ऑफ आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज और नेचर ऑफ रिलेशनशिप। क्लियर जी? चलिए ये है। इसके बाद अब आपको केस स्टडीज मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन याद रखें ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने केस स्टडीज को बाद में अटेम्प्ट करना है, पहले खुद, यानी लेक्चर बाद में देखना है, पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एग्जाम स्टाइल में कर सके बहुत अच्छा, यानी कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में, नहीं तो कम से कम की पॉइंट्स लिख दें, क्वेश्चन पढ़े उसमें जो की पॉइंट्स हैं वो आप लिखते हैं बुलेट्स बना के, फिर उसके बाद सोल्यूशन को देखें, केस स्टडी को देखें, जो डिस्कशन है ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, कल के लिए सुन लीजिए, कल हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ISA 560 सब्सीक्वेंट इवेंट्स। इजी स्टैंडर्ड इस वजह से है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपके लिए इजी इस वजह से साबित होगा क्योंकि आपने कैफ लेवल में पढ़ा हुआ है। इसमें स्टैंडर्ड है सब्सीक्वेंट इवेंट, इसकी बेस है IS 10 में, IS 10 में। तो आप अगर 2 काम कर सकें तो बहुत ही अच्छा, वरना कम से कम एक काम तो जरूर करना है। जो काम जरूर लाजमी करना है वो है कैफ 8 लेवल का मटेरियल अगर आपके पास है ऑडिट का, उसमें गालिबन हमारी बुक में होता था चैप्टर 20 सब्सीक्वेंट इवेंट का, वो पढ़ के आना है, वरना आईकैप की बुक में देख लीजिएगा सब्सीक्वेंट इवेंट, जो स्टूडेंट आईकैप की बुक यूज की है, कैफ 8 लेवल का जो सब्सीक्वेंट इवेंट वाला टॉपिक है वो रीड करके आना है कल आपने, ठीक है। इससे आपका जरा कंसेप्ट रिफ्रेश होगा, हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और अगर हो सके तो, अब ये दूसरी ऑप्शनल है एक्सरसाइज, लेकिन करने बहुत अच्छा है, IAS 10 में सब्सीक्वेंट इवेंट में एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की एग्जांपल्स हैं, सारा स्टैंडर्ड करने को नहीं करा, ना 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 ना, सिर्फ क्या एग्जांपल। एडजस्टिंग इवेंट कौन कौन से होते हैं, नॉन एडजस्टिंग कौन, मैं खुद भी निकाल के आपके सामने कल रखूंगा, लेकिन आप खुद से पढ़ के आए होंगे ना, जाहिर है बेस अच्छी बन जाएगी, मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा। क्लियर जी? कल 560 पढ़ रहे हैं, आपने नोट्स पढ़ के आने कैफे लेवल के अगर मौजूद हैं तो, और अगर आपके पास IAS 10 के नोट्स मौजूद हैं, कैफे 8 वो जो भी है, FR 2 के FR 1 जहां पे भी है काउंटिंग, कैफ लेवल की काउंटिंग ही चाहे हो, उसमें एग्जांपल्स होंगे, एडजस्टिंग इवेंट होती है ना एग्जांपल, वो रीड करके आनी है, ठीक है, ताकि कल हम अच्छे तरीके से इसको निपटा सकें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो रिलेटेड पार्टी के हवाले से पूछ ले। चलिए फिर क्लोज कर दें, कोई मजीद क्वेश्चन पूछना चाहते हो उसके हवाले से? चलिए इस टॉपिक को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं।